Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK 9. Dear CS professional students, GR secretarial audit के अंदर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट का क्लास 5 होने वाला है। हर एक क्लास के अंदर मैं बार बार हर स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं मार्क करवा रहा हूँ, तो भाई मिस मत करो। बाद में ना, अभी बस ज्यादा वक्त नहीं है, 2-3 महीने का टाइम भी नहीं रह गया है। आने वाले एग्जाम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी ध्यान समझो और रेगुलर क्लासेस करते रहो, कोई भी क्लास मिस मत करो। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, हम चैप्टर पार्ट 4 मैंने कंप्लीट कर दिए इसके अंदर, तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है पहले उन्हें कंप्लीट करना, तभी आगे का टॉपिक इजी होगा। ठीक है, तो जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आई होप यहां तक इससे पहले वाला पार्ट आपने कवर कर लिया होगा, जो मैंने लास्ट डिस्कस किया था, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस अंडर सेक्शन। आई होप याद होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो ना बेटा, तो बाद में फिर दिक्कत आने वाला है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा। हमने जब पहले डिस्कस किया था, लास्ट सेक्शन टॉपिक था हमारा इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जो कि मैंडेटरी है कंपनी के लिए कि वो अपने रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करे। अंडर सेक्शन 85 इस बात को बोला गया। एंड जी हाँ, इट्स मेंबर्स या क्रेडिटर्स विदाउट पेमेंट ऑफ फीस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उनके अलावा कोई पर्सन होगा तो रीजनेबल फीस चार्ज किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है, ये बातें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, एनीवेज अब आते हैं हमारा आगे का टॉपिक पे। ध्यान सुनना भाई, देखो इंपॉर्टेंट है। हम यहां पढ़ने वाले वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब चार्ज रजिस्ट्रेशन करा लिया, चार्ज रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब यहां पर ना देखो, समझो, आपने जिन पीसीएस को हायर किया होगा ना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जो कि यहां पर हम उन्हें यूज करेंगे पर उनके लिए प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल वेरीफाई करेंगे चार्जेस की रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, कि चार्जेस रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, जिस प्रॉपर्टी पे हुए हैं वो कहां है सिचुएटेड, या चार्ज क्रिएशन इंडिया में हुई है या आउटसाइड इंडिया हुई है। आउटसाइड इंडिया हुई है तो उसका टेक्निकल ट्रीटमेंट क्या है, मतलब लीगल प्रोसीजर क्या है जो उसे फॉलो करना जरूरी है। इंडिया में हुआ है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करनी होगी। इस सेशन के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा, लाइक अगर आपकी कंपनी पब्लिक इशू, राइट इशू, डेट ऑफर करने वाली है, तो वहां पर भी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बहुत काम आने वाली है आप लोगों के। और याद रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो इसी सेशन के अंदर बताऊंगा। ठीक है, इंश्योर करके बोल रहा हूं यहां पर। और मैं उन देखो, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, दिस इज द प्लेटफॉर्म टू इंटरैक्ट विद ऑल माय स्टूडेंट्स। बट एज ए यूट्यूबर मैं यहां काम नहीं कर रहा हूं कि मैं आपसे कहूं कि अरे नहीं आप आने वाला है, नहीं, इंश्योर कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा भी। ठीक है, तो उससे पहले बेसिक तो बता दें। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तुम ध्यान से बस सुनते जाना, ध्यान से। ठीक है, फोकस अपना स्क्रीन पर, ताकि स्क्रीन से तुम ध्यान से देख सको, मॉड्यूल सामने रखना। ऑलराइट, चलिए आइए। A company secretary in practice should confirm from that concerned bank or financial institution or client before proceeding with their inspection of about their preference of any specific format for the search and status report. ये टॉपिक मैंने पहले डिस्कस किया आपसे। क्या जो पीसीएस है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, वो बैंक से जिसके लिए वो सर्विस देने वाला है, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की सर्विसेज जिसको देने वाला है, वो पहले कंफर्म कर लेगा। क्या कि जैसे मान लीजिएगा कोई बैंक है या फिर इंस्टीट्यूशन है या कोई क्लाइंट है, वो कह रहा है कि इस स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही हमें सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट दी जाए, तो वो क्या करेंगे, यहां पर उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट जो होगी वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। वो फॉर्मेट उसका बैंक अगर है तो बैंक बताएगा आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बताएंगे। अगर सपोज ऐसा होता है कि आपको बताया नहीं गया है, तो मैं आगे बताऊंगा। एनेक्सर फर्स्ट के अंदर रेफर किया गया एक सैंपल फॉर्मेट जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। As per Rule 3, Sub-Rule 4 of Companies Registration of Charges Rule 2014, a copy of every instrument evidencing any creation or modification of charge required to be filed with the registrar, of course in versions of section 77, 78 and 79 of the Companies Act 2013, and should be verified in following manner. We have already discussed that, you know what, चार्ज क्रिएशन कर लिया है, चार्ज क्रिएशन हो गया है, चार्ज मॉडिफिकेशन हो गया है, या हम बात करते हैं पेमेंट का भी। इन केसेस के अंदर आपको अब भी याद रखिए, क्रिएशन के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें हमने 77 डिस्कस किया है। सर क्या? अरे भाई, सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहली क्लासेस में, आई होप देखे होगा। ऑलराइट, याद रखना ये क्लास उनके लिए नहीं है जो सडनली अब देख रहे हैं।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले वाले पार्ट देखेंगे तो ये आपके लिए फ्लो बना रहेगा। ऑलराइट, अब अचानक से बीच में अगर देख रहे हो तो दिक्कत कर सकता है, तो पहला क्लास देख लीजिएगा, फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ऑलराइट, सो सेक्शन 77 में डिस्कस किया था कि चार्ज क्रिएशन हो गया, अब इसकी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए विद इन 30 डेज के अंदर। भाई आरओसी के पास जाइएगा, CHG 1 या CHG 9 एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इन्हें फाइल कीजिएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि कह रहे जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो चार्ज क्रिएशन कर रहा है, उसकी वेरिफिकेशन करवानी है हमको भैया कि एक्चुअली ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। दो केस आएंगे, एक केस ए है और एक केस बी है। समझना क्या होगा, वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट्स सोली इफ एनी टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। क्या हो रहा है, मान लीजिएगा एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसके पास एक प्रॉपर्टी है ए। एज्यूम करते हैं एक बार फटाफट से, देखो XYZ लिमिटेड, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मान लीजिएगा ए। प्रॉपर्टी ए जो है वो सिचुएटेड है मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल यूएस में, ठीक है। अब यहां जो चार्ज क्रिएशन हो रही है, चार्ज क्रिएशन जो है ना वो किस प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी एक्स। प्रॉपर्टी एक्स का सॉरी ए, प्रॉपर्टी ए का सिचुएटेड है यूएस में। बोला अच्छा, अभी बोला अब क्या, अब इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है क्योंकि ना आपने चार्ज क्रिएशन किया है। अब यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। क्या सर, एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। अज्यूम कर लेते हैं एक बात के लिए, जैसे प्रॉपर्टी ए है ना, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनना भाई, पहले कह दूं, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी ए क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो यूजुअली हमने सबने पढ़ा हुआ है कि इस पे क्या होगा, मॉर्गेज। सर मॉर्गेज मतलब मॉर्गेज डीड प्रिपेयर किया होगा ना। बोला ठीक है सर, मॉर्गेज डीड प्रिपेयर कर दिया था, चार्ज क्रिएशन हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करने के लिए सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ध्यान से सुनना, वेरीफाई करने के लिए सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा, बोला जी कंपनी की या तो कॉमन सील हो, कंपनी की कॉमन सील मेरे साथ बोलिएगा, कंपनी की कॉमन सील। मेरे से उम्मीद कर रहा हूं तुमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, बट फटाफट से याद करो एक बार वापस। कंपनी की कॉमन सील, इसके अलावा डायरेक्टर का साइन हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी का साइन हो सकता है। अगर इनमें से ये लोग है तो ये करेगा, कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का सेक्रेटरी है, ठीक है। अच्छा, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कह रहा हूं, पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। वो क्या करेंगे, साइन करेंगे। और इसके अलावा कोई और पर्सन हो सकता है जो ऑथराइज्ड है, जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, मतलब कंपनी तो इंटरेस्टेड हो गया, या चार्ज होल्डर है, जैसे यहां पे चार्ज होल्डर, अरे भाई चल जा, चार्ज होल्डर, ठीक है। चार्ज होल्डर जिसने ऑथराइज किया होगा किसी पर्सन को, या फिर कोई अदर पर्सन। वो क्या कर रहा है बेसिकली, समझना, वो एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, मतलब सर्टिफिकेट इशू कर रहा है कि हाँ जी जो प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, उस पर चार्ज क्रिएशन हुआ है, इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो पहले वाले केस में ध्यान से सुनना अब यहां पर आके, where instrument, देखो, where instrument or deed relates to solely if any to the property situated outside India, the copy shall be verified by the certificate issued either under the seal of the company। पहला नोट करो, under the seal of the company, पहला क्लेम ऐसा करवाइए, ये चेक कीजिएगा ये कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ है क्या इसके ऊपर, अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर, या कोई डायरेक्टर को ऑथराइज किया हुआ है, या कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी मतलब कंपनी, और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, और अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज। अभी बताया था ना लास्ट वन। तो यहां पर कैसे याद रखेंगे, देखो कौन सर्टिफिकेट इशू करेगा, या तो कंपनी का कॉमन सील होना चाहिए, या कंपनी का डायरेक्टर कुछ साइन कर रहा हो, मतलब ऑफ कोर्स कंपनी जो चार्ज क्रिएशन हो इसलिए, या कंपनी सेक्रेटरी, या चार्ज होल्डर जिसको ऑथराइज किया ऑफिसर को वो, या कोई एनी अदर पर्सन, मतलब एनी अदर पर्सन मींस कंपनी नहीं होगा उसमें, कंपनी क्योंकि इंटरेस्टेड है उसका कोई पर्सन नहीं होगा, कोई और पर्सन जनरली अगर वो स्पेसिफिकली बताया गया है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड, आउटसाइड इंडिया, ठीक है सर। अब केस बी जो आता है उसको ध्यान से देखते हैं, वेयर इंस्ट्रूमेंट और चार्ज डीड्स रिलेट टू वेदर होली और पार्टली टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, होली और पार्टली, बट मेनली टॉपिक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिचुएटेड का है प्रॉपर्टी इन इंडिया। कॉपी shall be verified by the certificate issued। अब कॉपी किस चीज की कह रहे हैं सर, बार बार कॉपी बेटा यहाँ इंस्ट्रूमेंट की कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया, मॉर्गेज, तो मॉर्गेज प्लस आपको सर्टिफिकेट क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, इशू अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर।
दो इंपॉर्टेंट बातें आई होप याद हो गई होंगी। बोला ठीक है सर, ये हो गया वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, जब हम वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें कंसिडर करेंगे, जैसे फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी नेटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। रजिस्टर ऑफ चार्जेस से भी आप ये कहां से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे एग्जीक्यूटिव में, मैं याद दिला रहा हूं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, नए स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं दे नोट इट वेरी वेल कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ क्रिएशन, इनका बड़ा झगड़ा रहता है। प्रेफरली विद द सीरियल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सेकंड कहता है डेट एंड नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग द चार्ज। डेट और नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग द चार्ज, जस्ट एक्सक्यूज मी, डन। सो डेट एंड नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज, डेट एंड सो डेट एंड नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मतलब ये वो मॉर्गेज इंस्ट्रूमेंट है, हाइपोथिकेशन है या असाइनमेंट है, क्या है वो देखेंगे नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट में। वापस बोल लीजिएगा, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या देखेंगे, वो मॉर्गेज है, असाइनमेंट है, हाइपोथिकेशन है, वो कंसीडर करेंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन हुज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड। 5 बातें याद देखेंगे। देखो नेटेड फ्रॉम का मतलब है यहाँ कहां से, रजिस्टर ऑफ चार्जेस में हमको देखने को मिलेंगी 5 खास बातें। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको मिलेगा देखने को, क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले सोच के देखो क्या होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैं सब बोलो ना, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट एंड नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट एंड नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट एंड नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे मॉर्गेज है, असाइनमेंट है, या फिर हो सकता है हाइपोथिकेशन हो। फिर अमाउंट, तो पहला डेट एंड रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरा बोलो मेरे साथ में, डेट एंड नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, सॉरी। थर्ड अमाउंट ऑफ द चार्ज। फोर्थ ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, ये प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और 5 पार्टी जिसके फेवर में क्या है, पर्टिकुलर्स या डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन हुज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड, मींस चार्ज होल्डर। तो ये 5 बातें हमको देखने को मिल गया वहां से। अच्छा बोला ठीक है सर। अब दूसरी आगे की बात देखो, अब ये तो क्यों होगा, यहाँ पर देखेंगे मॉडिफिकेशन। यहाँ पर तो हमने देखा स्पेसिफिकली क्रिएशन के टाइम पर चार्ज क्रिएशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, क्रिएशन हुआ तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ, तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे ये 4-5 पर्टिकुलर्स आ गए। अब अगर वहां पे उस चार्ज जो रजिस्टर्ड हो चुका है उसमें मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, तो क्या क्या पर्टिकुलर्स देखेंगे। मॉडिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज व्हिच हैव effected from time to time are required to be identified and noted in canonical order in the following. Canonical समझते हैं ना, सीरीज के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब अगर वापस आपने मॉडिफिकेशन किया तो नेचर एंड डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मॉडिफाइंग द चार्ज एंड इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस। इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन मतलब एक्सटेंड किया पीरियड, टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज किया हुआ है, वो चीज हम चेक करेंगे। ऑलराइट सर, एंड लेट्स लास्ट वन इज सेटिस्फैक्शन। सो जनरली देखो ध्यान सुना मेरी बात को, पहला क्या बोले थे, रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी है, मॉडिफिकेशन, एंड तीसरा कंफर्म हो गई होगा सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो तीनों के डिफरेंट पर्टिकुलर्स नहीं, ऑलमोस्ट वैसे ही है। जैसे सेटिस्फैक्शन की हम बात करेंगे तो जब सेटिस्फैक्शन के लिए बोलेंगे क्या बोलेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगेन, कि हम भाई अमाउंट इस पर्टिकुलर डेट पर पूरा पे ऑफ कर दिया गया था, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसका क्या था, एंड डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो डेट ऑफ जब हम बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन का मतलब, फॉर एग्जांपल 2017 में क्रिएशन हुई थी और 2017 में ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया, 2022 के अंदर उसका पेमेंट कर दिया, तो 2022 क्या हो गया, उसका सेटिस्फैक्शन डेट। सो यहाँ पे ऐसे समझो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, जैसे मैंने कहा ईयर 2017 कराया था, और रजिस्ट्रेशन जब बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन वो सॉरी सेटिस्फैक्शन, इट मींस 2022। अब ये हमारे सामने 5 इयर्स का हमने एक चार्ज क्रिएशन किया था जो 5 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो ये ड्यूरेशन आपके सामने आएगा कि आपको पता लग जाएगा कि सेटिस्फैक्शन मतलब कब रजिस्ट्रेशन हुआ था और कब पेमेंट हुआ था। जागो, सो मत, खड़े हो जाओ, ध्यान से सुनो। ऑलराइट, सो पहला क्या देखा हमने, पर्टिकुलर्स। सर आएगा क्या, अरे तो मैं स्टडी करना आना चाहिए इसको। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस एकेडमिकली मेरे सामने ये है कि मैं तुम्हें अगर लेके जाऊं पूरा डिटेल लेने तो तुम्हारे को बड़ा लंबा हो जाएगा सेशन, बट कुछ क्लासेस क्या देखिएगा मैं अलग से भी अपलोड करता हूं, है ना, कहेंगे व्हाट्सएप पे भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं जो प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट्स में चल रहा है उसके बारे में भी। तो एकेडमी में सीखिएगा, यहाँ पर सीखिएगा और उन्हें फिर अप्लाई कीजिएगा। जब इस तरह के केसेस में अपलोड करता हूं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखते हैं आगे।
तो रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, जल्दी से एक बार वापस रिपीट करते हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे जरूर, उसका डेट एंड नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद अमाउंट ऑफ चार्ज चेक करेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज चेक करेंगे, उसके बाद में सर क्या करेंगे, ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, वापस ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, एंड द फिफ्थ वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन whose favor charge is created, means charge holder. All right, चलिए फर्दर देखते हैं। अब देखो यहां पर है ना, gist of points which are normally covered under the search and status report is tabulated here under for ready for references. अब भी इससे पहले क्लास में डिटेल में इसकी एनालिसिस करके बताइए तुमको क्या क्या हम लोग पॉइंट्स करते हैं, जैसे नेम ऑफ द कंपनी एबीसी लिमिटेड। अब इसको कैसे वेरीफाई करोगे भैया, कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, चेंज ऑफ नेम, यहां चेक करोगे। ये पूरा टेबल एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है और मैंने तुमको डिटेल में समझाया भी था। INC 22 की यूज होता है, MGT 14 सर हमको पता है, अच्छी बात है। पहले वाला क्लास में कई लोगों को नहीं पता था, है ना, व्हाट्सएप पे बता रहे हैं ना कि ना व्हाट्सएप पे, सर थैंक्स टू, तो उनके लिए अच्छी बात है। जिनको नहीं पता था उन्होंने नोट कर लिया है, अब आगे मत भूल जाना, और जिन्हें पता था गुड। INC 28 किस लिए यूज होता है, याद आ रहा है, आई होप। SS7 अब इस वाला क्लास में बताऊंगा नहीं, इस वाले क्लास में नहीं बताऊंगा। SS7 पहले वाला क्लास देखा होगा, नोट किया होगा, गुड। अपना मॉड्यूल में जाओ, जिन्होंने नोट किया है उन्होंने आगे नोट किया था, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वाला टॉपिक, ठीक है। एनीवेज अब आते हैं आगे का। देखो अब ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा है, 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें 2 मार्क्स के लिए बन सकता है। क्या, कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू द एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंपाइलेशन कैसे किया जाएगा, देखो समझो यार, कंपाइलेशन का मतलब क्या है, जब आपने एक इंस्पेक्शन कर लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन होने के बाद में फाइनली आप क्या करेंगे, अच्छा एक रिपोर्ट ये फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। जैसे मैंने कहा आपको, इसके लिए अब जनरली आप क्या करते हैं, इंडेक्स, इसे बोलते हैं चार्ज इंडेक्स। चार्ज इंडेक्स जो एमसी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। चार्ज इंडेक्स में जाने के बाद में कंपनी का सिन नंबर या फिर FCRN, फॉरेन कंपनी है तो FCRN नंबर डालकर, जैसे आप उसको कमांड देंगे FCRN नंबर डाल के, वो आपको उस कंपनी से रिलेटेड जितने भी चार्ज रजिस्टर्ड है ना, उसकी सारे पर्टिकुलर्स आपको दे देगी। क्या होता है, जनरली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, CHG1 का, CHG4 का, CHG9 का, इनके शॉर्ट पर्टिकुलर्स आपको वहीं से मिल जाएंगे ताकि आप इजीली यहां से वेरीफाई कर सकें। सो कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो सारा कलेक्ट हो गया ना, आप कंपाइल करना है। भाई सारी इंफॉर्मेशन कैसी है, पहली पढ़ी है हमने, सारी डिटेल्स निकाली हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स हमने चेक किए हुए, अब सबको एक फॉर्मेट में रेडी करना है। तो कंपाइलेशन का मतलब क्या है, अ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रूटनी ऑफ ऑल अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन एज ऑन डेट व्हेन द सर्च वाज कैरिड आउट। कह रहा है क्या कि हम क्या कर रहे हैं, कंपाइलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, अब स्क्रूटनी जो हमने इंफॉर्मेशन की करी है उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, अब फाइनलाइज कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, इंफॉर्मेशन कहां से आई है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे उसको कंसीडर करने के बाद। एन इंडेक्स ऑफ द चार्ज इज प्रिपेयर्ड एट द वेबसाइट ऑफ द MCA which provides charger ID, charge ID, date of filing of the document, charge amount secured, name of the whole charge holder, its addresses. Index of charge can be viewed by the quoting SIN or FCRN number of the company, which is primarily available at the website of the ministry. It is advisable to note down from the index the short particulars of all. Index में डिटेल नहीं होती है, इंडेक्स में शॉर्ट पर्टिकुलर्स होते हैं। मतलब जैसे भी यहाँ पे मैंने कहा चार्ज होल्डर का कितना अमाउंट है, सिक्योर्ड है, डेट ऑफ उसका रजिस्ट्रेशन कब का, ये जनरल पर्टिकुलर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मिलना है इंडेक्स के अंदर, तो कहां से निकालेंगे, CHG149 जो आपको मिल जाएगा, फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस चेकिंग एंड इंश्योरिंग दैट नो डॉक्यूमेंट्स इज मिस्ड इन द सर्च रिपोर्ट। बात पकड़ में आ रहा है। तो यूजुअली जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, आप ये कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है आप कंपनी से कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे उसके पास जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस अवेलेबल होता है प्लस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, वहां से कलेक्ट करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपने स्क्रूटनी किया, उसके बेसिस पे आप अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप MCA की वेबसाइट पे जो चार्ज इंडेक्स होता है वहां से कंसीडर कर सकते हैं। चार्ज इंडेक्स जो है बेसिकली शॉर्ट पर्टिकुलर्स बताता है इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज CHG1, CHG4, CHG9। सर याद हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे पता है मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऑलराइट, चलिए अब ये फॉर्मेट दे रखा, फॉर्मेट ऑफ सर्च रिपोर्ट एंड इट्स प्रिपरेशन बेसिस। सर एग्जाम में फॉर्मेट आएगा क्या, एग्जाम में तो फॉर्मेट नहीं आएगा, बट इट इज एडवाइजेबल, एक बार गो थ्रू जरूर करना साथ में।
देखो पहले फिर बता दूं, जनरली फॉर्मेट आपको बैंक्स या फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रेफर करते हैं कि इस फॉर्मेट में हमको रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए उनके सिस्टम में कवर होती है, उनके प्रोसीजर उसी के अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हैं ऐसा। लेकिन अगर नहीं है कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट, तब आप यहाँ पर एनेक्सर 1 में दी हुई टेबल को फॉलो कर सकते हैं, जो बेसिकली यहाँ बता रहा है। टेबल ए, चार्जेस रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पे देखो जैसे देखा है रेवेन्यू प्रोविजन हम लोग जानते हैं सेक्शन 77 है। चार्ज अंडर रेफरेंसेस अ चार्ज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एनी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो अपने आप माइंड में आना चाहिए सिक्योरिंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कहता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगेगा, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज इंक्लूडिंग फ्लोटिंग चार्ज। सिक्योर्ड किया है, हाइपोथिकेशन भी हो सकता है यहाँ पर, याद रखिएगा हाइपोथिकेशन का मतलब है जहां पर आप यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी को। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये पता होंगे ना एग्जैक्ट में देखे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, किसी को नहीं पता हो, कुछ टॉपिक मुझे इसलिए बोलने पड़ते हैं बार बार कि आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं ना कि व्हाट्सएप पर या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप इसमें घबराइएगा मत, मैं इसलिए एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे हाइपोथिकेशन मॉर्गेजेस बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं, नहीं पता है शर्माना नहीं, पूछ लेना, ठीक है। और आई नो दैट वेरी वेल, कई स्टूडेंट लोग कमेंट में पूछता इसलिए नहीं है कि फिर उसको मजाक करना उड़ाया जाए कि अरे इसको ये नहीं पता। पहली बात तो लोगों की परवाह मत करो, और फिर भी लगता है कि परवाह होती है तो कोई बात नहीं है ना, कहेंगे व्हाट्सएप पे पूछो, वहां बताऊंगा, ठीक है। वहां तो कोई नहीं देख रहा तुमको मेरे अलावा। चलो, फ्लोटिंग चार्ज एंड द इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड इज डेटेड। क्या वेरीफाई करें, टू वेरीफाई वेदर और नॉट कि एग्जीक्यूटेड हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये पूरा जो है ना, ये सारा डिफरेंट ऑफ चार्जेस दे रखा है, जैसे चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, डीड ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा यहाँ पर। The common seal is fixed and if yours authority thereof is mentioned, ये चेक करना है, वेरीफाई करना है। फिर देखें चार्ज ऑन एनी ऑफ द immovable property where ever situated or any interest on mortgage किया गया है। इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या हो गया यहाँ पे, mortgage bearers, instruments bearers adequate stamps in accordance with the applicable stamp act। सर क्यों, अभी क्योंकि वेरीफाई करना जरूरी भाई, नहीं तो स्टैंप नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा डॉक्यूमेंट, याद होगा तुम लोगों को स्टैंप ड्यूटी पढ़े तो, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। एंड अ चार्ज ऑन एनी बुक डेट्स ऑफ द कंपनी, हाइपोथिकेशन क्रिएट होगा, बुक डेट्स पे कर रहे हैं तो हाइपोथिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट अ चार्ज स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड द असेट्स चार्ज। अब ये वेरीफाई करने का फॉर्मेट है बेसिकली, अगेन आई एम टेलिंग यू, डिपेंड्स ऑन कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन बेसिकली हुई हैं। ये ऑलमोस्ट इन्होंने कवर किया हुआ फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब सर ये सारी रेडी करने हैं हमको। अब किसी कंपनी ने अपने स्टॉक्स पे किया हुआ है या रिसीवेबल्स पे ही चार्ज क्रिएशन किया हुआ है, इमोबल प्रॉपर्टी पे नहीं किया, तो जबरदस्त थोड़ा लिखोगे, बात पकड़ में आ रहा है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो ये फॉर्मेट जो एनेक्सर ए में दे रखा है, ये जनरल फॉर्मेट है, ऑलराइट। इसलिए कह रहा हूं सिर्फ रीड करके जाना है इसको, सिर्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर यहाँ पर है टाइमिंग फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी सबसे पहले किया था सेक्शन 77 के अंदर। क्या किया था, चेक क्रिएशन है, मॉडिफिकेशन है और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एक्विजिशन ऑफ विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 60 days आफ्टर द पेमेंट ऑफ एड वैलोरम। याद होगा 30 days के अंदर नहीं कर पाते हो देन 60 कब है, वो क्रिएशन से 60 था, याद होगा पूरा। 30 के एक्सपायर होने के बाद नहीं है, ये 60 एक्चुअल पहले से स्टार्ट है, बट फर्स्ट आपको बोला जाए 30 days के अंदर कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन, नहीं कर पाते हैं तो फर्दर 30 मिलता है। तो यहाँ पर जो फर्दर 30 होता है, मतलब फर्दर 30 का मतलब है पहला 30 आपको बोला, फिर फर्दर आपको 30 बोला, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 आपको फर्दर 30 days मिला। तो हम यहाँ पे 30 days को एक्चुअल किसे बोलते हैं, 60 days। 60 days क्यों बोलते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन से, मतलब डेट ऑफ क्रिएशन से सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो क्लियर है। सो कहता है विद इन 30 days, इसलिए याद वो वापस बता रहा हूँ। द डेट, इफैक्ट द डेट व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस इज आल्सो इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट। द इवेंट टेक्स प्लेस का मतलब क्या है यहाँ पर, क्रिएशन रजिस्ट्रेशन से पहले क्या होती है, क्रिएशन। अब देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हम यहाँ पर डेट ऑफ क्रिएशन और फिर आती डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब डेट ऑफ क्रिएशन मान लीजिएगा 1 जनवरी, सबसे खूबसूरत दिन 1 जनवरी 2023 है ना, और आपने इसकी रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2023 को करवा दिया। डेट ऑफ क्रिएशन आ गया और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब पता है पंगा क्या हो जाता है, डेट ऑफ क्रिएशन है मान लीजिएगा 1 जनवरी, ये है मिस्टर ए के केस में, मिस्टर मान लीजिएगा ए का केस है,
ये केस हम इमेसर ए का ही लेते हैं, वैसे ले लेते हैं एक्स लिमिटेड ने चार्ज क्रिएशन किया, मतलब एक्स लिमिटेड चार्ज क्रिएशन कर रही है जो 1 जनवरी को किया। वाई लिमिटेड है कंपनी, वाई लिमिटेड ने क्या किया 4 जनवरी को चार्ज क्रिएशन किया, 4 जनवरी को चार्ज क्रिएशन किया, ठीक है। और सेम डेट पर ही इन्होंने चार्ज रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दिया। अब अज्यूम करो एक बार के लिए एक्स लिमिटेड ने 1 जनवरी को क्रिएशन किया बट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अज्यूम कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और 4 जनवरी को लेकिन क्रिएशन किया वाई लिमिटेड ने और सेम डेट पर ही उसने चार्ज रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलिंग्स भी कर दी और वो रजिस्टर्ड भी हो गया। अब क्या हुआ, कंपनी हो गया डेड, कंपनी हो गया इंसॉल्वेंट, कंपनी हो गया आफत। अब यहां पर हम लोग माय गॉड सर, मतलब सर अब क्या होने वाला, खतरनाक ये होने वाला है कि प्रायोरिटीज हम बेसिकली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को पहले देंगे। ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्स लिमिटेड को उसका पैसा नहीं मिलेगा, यहां कोई ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होते हैं, बट इन दिस केस you know what, Y Limited get the priority over X Limited because on the same date जिस दिन से क्रिएशन कराया उससे पहले से उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, उसके साथ रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। X Limited ने क्रिएशन किया बट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो अराइज हो जाएगी वो X Limited के लिए ये हो जाएगी कि वो प्रायोरिटी नहीं ले सकता ओवर Y Limited। हाँ, अब आगे की बात सुनना, मान के चलिएगा क्या हुआ 7 जनवरी 2023 को एक्स लिमिटेड ने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। अब भले ही वाई लिमिटेड ने उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा दी, लेकिन क्रिएशन की डेट पहले किसकी है, एक्स लिमिटेड की। तो राइट, अब चिंता की बात नहीं है, पहली प्रायोरिटी मेरी ही रहेगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी मैंने करा दिया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट डजंट मींस दैट कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो इसका मतलब आपका रिपेमेंट का, आपको पार्टी रिपेमेंट ही नहीं करेगी, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, आपकी सामने वाली पार्टी के ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएंगे, चार्ज होल्डर के राइट्स तो रहेंगे, बट ये जो रजिस्ट्रेशन है इट गिव्स प्रायोरिटी। ऑलराइट, ये वैसे एग्जीक्यूटिव के अंदर डिटेल डिस्कस किया हुआ कॉन्सेप्ट है। एनीवेज लेट्स अंडरस्टैंड सेटिस्फैक्शन चार्जेस 82 के अंदर डिस्कस किया हुआ है हमने मेरे बच्चे। सेटिस्फैक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन रजिस्टर ऑफ कोर्स कंपनीज एरोसेस करना है ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी और चार्ज होल्डर अलाउ सच इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑफ द सच पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम 300 डेज। The date when the event takes place is to be excluded while calculating the 30 days. बात पकड़ में आया, रख के कराए। The date when the event takes place is to be excluded while calculating the period of 30 days. 30 days कौन सा कह रहे थे, जो आपको सेटिस्फेक्शन में देना है, ठीक है। चलिए 30 days का मतलब इंटीमेशन के लिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये कह रहे थे तुमको इंपॉर्टेंट एक छोटा सा क्वेश्चन है, आ सकता है, प्रोबेबिलिटी रखता है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से छोड़ना नहीं है, समझना है इसको। इंपॉर्टेंट कह रहे हैं तो मतलब काम का है बड़ा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसे। इंपॉर्टेंट है फिर बता दूं। अब देखो क्या होने वाला है, लिस्टेड कंपनीज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस में एंटर होती है, लाइक पब्लिक इशू है, राइट इशू है ना, डेट ऑफर है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लिस्टेड कंपनीज के लिए कि इनकी जो भी डिटेल्स होती है ना वो कहां अवेलेबल आपको मिलेगी, कहां मिलेगी आपको, सेबी की वेबसाइट पर। अच्छा, ये हम बहुत अच्छे से पहले ही एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छे से ठोक बजा के पढ़े हुए हैं कि जब हम बात करें सेबी की, तो सेबी एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो जनरली हमने देखा है और जानते हैं अच्छे से कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट को जी हाँ रेगुलेट करती है, उसके लिए रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है जी, और उसके थ्रू ही याद रखिएगा सारी लिस्टेड एंटिटीज अपना वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन, अपना रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन उनका प्रॉपर हो सके। अब सेबी की वेबसाइट पे, मतलब सेबी की जब मैं वेबसाइट कह रहा हूं, वहां पर लिस्टेड कंपनीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। तो कोई भी प्रोफेशनल जब भी, याद रखिएगा, किसी लिस्टेड कंपनी के लिए जब भी कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, कोई भी रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो वो ये कंसीडर करेगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सेबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है और उनसे वो क्रॉस वेरीफाई करेगा। इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी इस सेशन में बता रहा हूं, नोट कर लेना, ठीक है। देखो पहले और रीड कर लेते हैं एक बार। Security Exchange of Board of India, of course, a designated regulatory body for finance and investments markets in India.
हम पहला पॉइंट हमको ये मिल गया लिखने के लिए जी, क्या है सेबी, क्या है याद रखिएगा, ऑफकोर्स रेगुलेटरी बॉडी है हमारे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट मार्केट, जब हम बात करते हैं इंडिया की, प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबल एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट्स बाय क्रिएटिंग एंड एनफोर्सिंग इफेक्टिव रेगुलेशन इन इंडिया फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑफ कोर्स वी नो दैट वेरी वेल, जब हम बोल रहे हैं सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, ऑफ कोर्स इट हैज अ पावर टू फ्रेम द रेगुलेशंस ताकि क्या स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग हो सके फाइनेंशियल मार्केट की। While preparing a such and such report, it is important for professionals to conduct due diligence of documents in relation to listed companies, which are available in public domain on SEBI websites. अब यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन डेवलप होता है, जैसे जनरली ऐसे ही पूछ सकता है क्या कि आपको एक सजेस्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि आप एडवाइस करें, है ना, कंपनी के लिए एक सच एंड सच रिपोर्ट बनाएंगे और वो कंपनी जो है पब्लिक इशू के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब लिस्टेड एंटिटी केसेस में क्या होता है, अभी उससे पे भी जाएंगे। देखो, एनालाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिलेटेड टू वेरियस ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द लिस्टेड कंपनीज टू बी इन अ पब्लिक इशू, है राइट इशू, डेट ऑफर, टेक ओवर, म्यूचुअल फंडिंग्स, बाय बैक, पब्लिक इशूज, मतलब नंबर ऑफ इशूज एंड ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि पब्लिक और लिस्टेड एंटिटीज जनरली एंटर होती है ट्रांजैक्शन से। अब यहाँ पर कह रहा है प्रिजर्व फॉर प्रिपेयरिंग अ सर्च रिपोर्ट, इसके अंदर क्या किया जाएगा, ऑलमोस्ट वही तरीका चलेगा जो हम अभी पहली क्लास में सीख कर थे, हमारी फर्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो, अंडरस्टैंड द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। आप पब्लिक इशू की बात कर रहे हैं, आप डेट इशू का बात कर रहे हैं, आप राइट इशू का बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए प्रोफेशनल के माइंड में। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो अपने क्लाइंट के साथ कंसल्ट करेगा। क्लाइंट का मतलब यहाँ पे कौन है, लिस्टेड कंपनी। So professionals should understand the purpose and objective of the search. This may be done in consultation with the authority or person who engaged for conducting the search. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सो ऑफ कोर्स इनके साथ जब आपकी मीटिंग होती है, they you not hire their services, वो आपकी सर्विसेज को हायर कर रहे हैं, वो बताएंगे कि हमारा पर्पस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर। बात पकड़ में आ रहा है? तो फर्स्ट, professional should understand the purpose and objective of the search. Second आता है preparing the checklist. सब लिखा हुआ है, हाई ला है। Checklist should contain list of information required to understand the company's business and listing details and the transactions undertaken. Prepare the checklist. Checklist में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे पता लगा कि मुझे यहाँ पर बात मैंने कहा पब्लिक इशू का या डेट ऑफर का, उसी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जनरली जैसे कंपनी का मेमोरेंडम देखेगा, कंपनी का आर्टिकल्स देखेगा, कंपनी की क्रेडिटिंग देखेगा, कंपनी की एग्जिस्ट जो लोन कर रहे हैं उनको देखेगा, कंपनी के चार्जेस डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए रिलेवेंट हैं आपके पर्पस के लिए, क्या हो रहा है। तो फर्स्ट में अंडरस्टैंड द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड प्रिपेयरिंग द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या करेंगे, कलेक्ट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस, जो हमें हमको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है, मुझे ये मेमोरेंडम का डिटेल चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, कंपनी का कोई एमओयू है वो चेक करूंगा, कंपनी चार्ज क्रिएशन वो चेक करूंगा, कंपनी की कैंपस की डिटेल चेक करनी है। ये आप क्या करेंगे, चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे जो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होंगी आपके पर्पस के अकॉर्डिंग। याद हो गया सर। एनालाइजिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स carefully. Analyze all documents carefully. This activity is important as it helps to analyze the nature of documents, whether all documents are available with regard to transactions, जैसे public issue है, right issue है, debt offer, take over, depends on कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, एनालाइजिंग द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिलोंग्स टू व्हाट, या तो राइट इशू से रिलेटेड है, पब्लिक इशू है, ट्रांजेक्शंस है, इस तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे अभी आगे डिस्कस करता हूँ। पब्लिक इशू में क्या आएगा, राइट इशू में क्या आएगा। जनरली सर अगर मान लीजिए पब्लिक इशू में रेडिंग प्रोस्पेक्टस है या आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, कौन सा ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है उसके लिए। तो तीसरा स्टेप क्या करेंगे, एनालाइजिंग द ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या करेंगे, बोलो मेरे साथ में सर। दूसरा क्या है, प्रिपेयरिंग द चेकलिस्ट, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके आप प्रिपेयर कीजिएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी। एंड द थर्ड वन इज of analyzing the all documents carefully. Now fifth is verifying the facts and confirm. Verifying the facts का मतलब क्या है, ensure the legality of the documents. क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि डॉक्यूमेंट्स की लीगलिटी, जी हाँ, मतलब वैलिड होना चाहिए सारी एस्पेक्ट्स। देखो आओ, verifying the facts and confirm that information. Verifying the facts, कंपनी से इंफॉर्मेशन लेके आप उसको वेरीफाई करना है। Verifying the facts and confirming the information is correct. Important to verify the legality of the documents. And last one is drafting of a status and search report.
लास्ट वही काम होगा जो हम लोग तक करते हैं क्या. फाइनल रिपोर्ट शुड कंटेन ऑल ऑब्जर्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन undertaken by the company before the prospective buyer and investor. It should also contain all associated risks and liabilities along with the strategies to deal with the issues which will help the prospective buyer and investor understand the pros and cons of the transactions. I hope you can understand. देखिए search and status report is a verbatim नहीं होती, word to word आपने लिख के दे दिया नहीं, यहाँ comments भी होती हैं. जब फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही होती है तो फाइनल रिपोर्ट के अंदर प्रोफेशनल्स अपने कॉमेंट्स भी देते हैं. उस कमेंट्स को देखने के बाद ही कोई भी पर्सपेक्टिव बायर है या इन्वेस्टर्स है दे कैन यू नो टेक द साउंड डिसीजन वेदर दे एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस और नॉट. तो यहां जब लास्ट वन कह रहे हैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग ऑफ स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट, ये फाइनल स्टेज आ गया. सो दे आर द 5 स्टेप्स और वी कैन कॉल इट यू नो प्रोसीजर्स फॉर प्रिपेयरिंग द सर्च रिपोर्ट फॉर लिस्टेड कंपनीज. फर्स्ट का देखा हमने यहाँ पर. अब यहाँ पे कॉमन है मतलब तुमको अभी मैंने बोला भी नहीं स्पेसिफिकली लिस्टेड के लिए, आप किसी भी कंपनी के लिए मतलब अगर वो लिस्टेड नहीं है तब भी आप यही प्रोसेस फॉलो करेंगे. जैसे पहला क्या करेंगे, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. सेकंड क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग द चेकलिस्ट. थर्ड क्या करेंगे, एनालाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. बोलो एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. फिफ्थ काम क्या होगा हमारा, वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड कंफर्मिंग द verifying the facts and confirming the information. मतलब क्या, लीगलिटी चेक करना है जी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है. एंड लास्ट वन इज ड्राफ्टिंग द स्टेटस रिपोर्ट, स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट. अब ध्यान से जाना फटाफट से, देखो डॉक्यूमेंट्स क्या आने वाला है. की डॉक्यूमेंट्स एग्जाम में ये छोटा सा क्वेश्चन है, साथ बन के आ सकता है, प्रोसीजर के साथ में बन के आ सकता है. की डॉक्यूमेंट्स टू बी एनालाइज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द कंपनी इन केस ऑफ अ पब्लिक इशू. क्या क्या देखोगे, देखो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल विद द सेबी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल विद द सेबी एंड फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल विद द सेबी. ड्राफ्ट फाइल करते हो, फिर सेबी ऑब्जर्वेशन देता है, ऑब्जर्वेशन आपको कैरी करनी होती है, देन फाइनलाइज होने के बाद सब बोलते हैं फाइनल प्रोस्पेक्टस, ठीक है. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 कैटेगरी लिख दिया, ड्राफ्ट आपका ऑफर डॉक्यूमेंट हो गया, रेडिंग प्रोस्पेक्टस हो गया आपका, एंड फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट हो गया. ये पब्लिक इशू के अंदर हम देखेंगे. ऑफर डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, आयो मेरे बच्चों सीख लेते हैं एग्जीक्यूटिव वाली बातें, विच कंटेन्स ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, प्रमोटर्स, projects, financial details, objects of raising that money, forms of the issue, etc. Used for inviting subscription to the issue being made by the issuers. Offer document is called prospectus in case of a public issue and letter of offer in case of a right issue. याद आ रहा है, एग्जीक्यूटिव में पढ़े. अब एक बात सुनना मेरी बात को ध्यान से. सेबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, ठीक है. वहां जाके तुम जैसे ही सर्च करोगे, कोई भी जो जनरली जो ड्राफ्ट ऑफर होते हैं ना, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये कंपनीज पहले फाइल करती हैं जो आपको वहां मिल जाते हैं. मैंने आपको याद होगा एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने डिस्कस भी किया था 200-300 पेजेस का हमने प्रोस्पेक्टस, सबने तो नहीं पढ़ा था लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा कंटेंट्स देखे थे उसके. सब कंटेंट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, आप जाके जरूर देखें. अगर आपके पास टाइम है, आप अपना टाइम कहीं और वेस्ट ना करना चाहते हैं और कुछ प्रोडक्टिव सीखना चाहते हैं, तो सेबी की वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा. तो आजकल इश्यूज का जमाना है, सीखो प्रैक्टिकल भी, ठीक है. किसी को लिंक नहीं पता है, बहुत सिंपल सा, सेबी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहीं जाएंगे, और कहां जाएंगे. Alright, red herring prospectus is a prospectus which does not detail the either price or number of the being offered the amount of the issue. Thus, this means that in case the price do not disclose the number of shares and the upper or lower brands are disclosed. Of course, that's something. Red herring prospectus में दो ही बातें होनी है, या तो प्राइस डिस्क्लोज होगा, प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया तो नंबर बताया जाएगा, दोनों में से एक चीज बताया जाएगा. जनरली अगर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आपको बता दिए, नंबर ऑफ कितना साइज है, इशू साइज, तो प्राइस बैंड दिया जाता है, जिसमें प्राइस बैंड का मतलब याद आ रहा है अपर एंड लोअर प्राइस. तो जो भी कट ऑफ प्राइस आता है वो इशू प्राइस बन जाता है. ये तो छोटा छोटा बात है यार. फिर आता है हमारा इन केस ऑफ अ राइट इशू, लेटर ऑफर, ऑफ कोर्स ड्राफ्ट लेटर ऑफर, फाइनल लेटर ऑफर. In case of a DAT offer document, draft file and final, of course. In case of takeover, letter offer, format as per SEBI, substantial accusation, shares takeover, other documents. In case of mutual fund with draft offer document, state of additional information, scheme information document and key information, memorandum. Even इसमें तो आपको याद होगा अगर कुछ changes भी होता है तो according to that you have to intimate, and you know what, आपको updates newspaper में और आपको stock exchanges को intimate करने पड़ते हैं. In case of buyback, tender offer, of course open market through the stock exchanges, investment buyback, अभी डिटेल पूरा डिस्कस किया ना, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो आपको
सच एंड स्टेटस रिपोर्ट टाइम पे काम आएंगे। इन विच इशू कर रहे हैं तो ड्राफ्ट फाइनल ऑफ कोर्स वही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। बेसिकली कंसर्न क्या है सर, इन इश्यूज से कंसर्न ये है कि इन इश्यूज के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आप जब भी फाइल करेंगे उसका कॉपी प्लस जो आपको कंफर्म हो गया फाइनल डॉक्यूमेंट उसका कॉपी, उसको दोनों को आप कंसिडर करेंगे। ये बेसिकली लीगलिटी चेक करता है, लीगलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करने का काम आता है। आई होप पकड़ मारी है मेरी बातें, ठीक है। अब यहां तक का 5 बातें तो इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर की, और इनमें से कोई सा भी आपको साथ मिक्स करके डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अगर बना तो कोई भी डॉक्यूमेंट मिक्स कर सकते हैं। आई होप ये डॉक्यूमेंट्स काफी इजी हैं, उसी तरह से पढ़े हुए हैं वो जो हमने एग्जीक्यूटिव में डिस्कस किए हुए हैं। बार बार एग्जीक्यूटिव इसलिए बोलता हूँ कि बहुत पुरानी बातें नहीं है, अभी कुछ टर्म सीखा है, और अभी तो सेफल में भी हम सारी बात सीख रहे हैं, अभी उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। सो फिर भी किसी कंटेंट पे लगता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, अरे तो यार इनके पूछो, आंसर करूंगा। और टेस्ट कोई सा मिस मत करो, रेगुलर क्लासेस जो चल रही हैं साथ में टेस्ट भी चल रहे हैं। नए स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं, टेस्ट मिस ना करें। स्केड्यूल अगर नहीं मिला है तो स्केड्यूल ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पे अपने रिक्वेस्ट भेजिएगा, स्केड्यूल मिल जाएगा। टेस्ट भी कंटेंट करना है, मिस नहीं करना है। बाय बाय, टेक केयर।